नमस्कार। एडिटोरिया 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार के पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें गलत कथन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कथन सही है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इनका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश शासन साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी कथन सही है। तीसरा है, दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। नहीं, ये 2.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। अर्थात ये तीसरा कथन गलत है। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला सवाल है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर होगा 1889। आइए इसके बारे में कुछ और समझते हैं। 1889 के समय 1889 के समय इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबन थे। विलियम वेडरबन। विलियम वेडरबन। इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबन थे। वहीं 1885 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी। वर्ष 1919 में इस समय इसके अध्यक्ष एनजी एनजी चंद्रवरकर थे। एनजी चंद्रवरकर। वहीं यहाँ तक महिलाओं की बात की जा रही है तो कांग्रेस ने सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, जो यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी कही जाती हैं। वहीं कांग्रेस में कुल 3 बार, आजादी से पहले कुल 3 बार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही। हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में इसे डिस्कस भी किया था। 1917, 1925 और 1933। 1917 में एनी बेसेंट। 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो इसमें हम नजर डालें तो हमारा जो क्रम होगा वो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार तो ये 1909 का है। मार्ले मिंटो सुधार 1909। गांधी इरविन समझौता 1931। अगस्त प्रस्ताव 1940 और जालियांवाला बाग त्रासदी 1919। अर्थात हमारा सही क्रम होगा सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद जालियांवाला बाग
उसके बाद गांधी इरविन समझौता और लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। इस क्रम में ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में HRA की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1902 में अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति। मास्टर सूर्यसेन चट्टगांव शस्त्रागार लूट के लिए जाना जाता है इन्हें, और ये घटना 1930 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा लाठी और अखाड़ा क्लब बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई महिला किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी। बूढ़ी गांधी। ये तो इसका सही उत्तर होगा मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा। इनके बारे में कुछ बातें जान लें। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय, उसके बाद 1933 में 1933 में ये करवंदी आंदोलन करवंदी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था वर्ष 1933 में। इनके बारे में कुछ और बातें अगर समझ सकते हैं, जैसे बहुत कम उम्र में इनकी शादी, लगभग 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी 62 62 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के साथ हो गया था, और शादी के 6 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तब से ये विधवा के रूप में अपनी जीवन यापन कर रही थी। हालांकि इनके पति के पहली पत्नी के बच्चों के द्वारा इन्हें अपमानित किया जाता था, जिस कारण ये गांव से बाहर ही एक झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी समय वर्ष 1930 के आसपास 1930 में जब गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस उनकी यात्रा उस उनके गांव से होते हुए गुजर रही थी। तभी उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया, और वर्ष 1933 में इन्होंने करबंदी करबंदी आंदोलन में भाग लिया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इस प्रकार इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। और ये कब की गई थी? तो ये 1884 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो सैयद वंश के संस्थापकों में सबसे पहला नाम शासकों में सबसे पहला नाम खिज़्र खां का आता है। उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अल्लादीन आलम शाह। इस क्रम में 1 3 2 4 अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, रुद्रमा रुद्रमा किस
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये सही है। दूसरा सवाल है, उसने दक्षिण के तमिलनाडु, पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों एवं देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। ये कथन गलत है। रानी रुद्रमा के बारे में अ, इनका शासनकाल 1263 से 1289 के बीच में रहा और इनका क्षेत्र तेलंगाना क्षेत्र में था। तेलंगाना क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? एक स्थान, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करता है, इसे ही हम सारेश SARAIS कहते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने सजदा सजदा और पैबोस की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन के दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। तो ये कथन इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि बलबन ने शुरू किया था। वहीं दूसरा कथन है, बलबन ने चांदी का टंका और तांबा का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। ये बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये इल्तुतमिश नहीं, यहाँ पे बलबन नहीं, ये इधर और ये इधर। तो इसमें इसका सही कथन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल है, भारत के सॉरी निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। भुक्ति उनके साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को कहा जाता था। इसी क्रम में भुक्ति, उससे छोटा विषय, उससे उससे छोटे क्षेत्र को विधि और सबसे छोटे को ग्राम कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर। और ये होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो होयसलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। और इसकी स्थापना 12वीं सदी में विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया। विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया। श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में आपको पता ही है। कंदारिया महादेव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में। और अ, वेसर शैली वेसर शैली तो ये मंदिर निर्माण की एक शैली होती है जो मुख्यतः भारत में 3 प्रकार की देखी जाती है। सबसे पहले उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और इन दोनों का मिश्रण बेसर शैली कहलाता है, जो मध्य क्षेत्र में देखने को मिलता है, बेसर शैली। तो ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं जो आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटककार के रूप में। भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो आप इसमें देखेंगे तो इसका जब प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये 4 शब्द का सही क्रम यही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप देखेंगे तो सत्य कथन ढूंढना है, तो आप इसमें पहला कथन है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, सदस्यों से गठित होते हैं। नहीं, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। ये आपका कथन गलत होगा। पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु एक 18 वर्ष है। नहीं, वोट देने की आयु 18 वर्ष है, जबकि पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। तो पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, तो ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से किए जाते हैं। इसमें केंद्र सूची, केंद्र के द्वारा संविधान ये कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों का जिक्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वीं अनुसूची में भाषा, राजभाषा के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा समादेश। समादेश समादेश इसको हम इंजंक्शन भी कहते हैं। इंजंक्शन भी कहते हैं। तो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, जो आदेश दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? समादेश। वहीं अगर आप डिक्री की बात करें, डिक्री 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 तो डिक्री क्या होता है? न्यायालय के निर्णय लेने की औपचारिक अभिव्यक्ति को, न्यायालय अ, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर अपना औपचारिक निर्णय ले सकता है, इसे ही हम डिक्री कहते हैं। अध्यादेश अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, ये हमारे आर्टिकल 123 में बात कही गई है, और राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 213 में बात कही गई है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश 123 और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश 213। अध्यादेश क्या होता है? जब जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, ऐसी स्थिति में किसी विशेष मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति इस अध्यादेश के द्वारा दी गई है। अगला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है। हमारे मूल कर्तव्य में ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसकी बात कही गई है। नीति निर्देशक तक अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी बात कही गई है। प्राकृतिक कर्तव्य जैसी कोई बात नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य भाग मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है। वहीं वहीं नीति निर्देशक 4 में है। अगला सवाल है, भारत ध्वज संहिता। भारत ध्वज संहिता तो ये किन मानकों के द्वारा इसे किया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। तो भारतीय ध्वज संहिता के बारे में आप समझेंगे तो भारतीय ध्वज संहिता 3 प्रकार के
तीन प्रकार के झंडे की बात करता है। पहला है भारतीय झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है। दूसरा है शैक्षणिक संस्थाओं का झंडा, या और तीसरा है निजी संगठन का झंडा। ये तीन प्रकार के भारतीय ध्वज संहिता ध्वज की बात करता है। वहीं अगर भारतीय ध्वज की बात करें तो भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। कई बार आपसे इसके भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ लिया जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, 3:2। ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें नहीं देखना है। तो इसमें देखेंगे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये सही है। वर्षा वन हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं, बल्कि ये शिमला है। तीसरा है वर्षा वन अनुसंधान, ये सही है, जोरहट। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पर विचार कीजिए। तो आप इसके सही वर्ष का पता करना है। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब किया गया? 1774 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1973 में। और राष्ट्रीय कोयला विकास नियम NCDC की स्थापना कब की गई? 1963 में। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा? 1-4-3-2 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड फेनमैन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा रेखीय गति का संरक्षण। अगला सवाल है, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
सवाल सबसे पोषक कि सरकार के परिवार सीए प्लस प्लस को अपनाए और आशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा शादियाँ। सॉरी, फास्फोरस फास्फोरस इसका सही उत्तर होगा फास्फोरस। अगला सवाल है किसी खाद्य पदार्थ में किसी खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो अमीनो अम्ल के लिए इसका सही उत्तर होगा अंडा। अगला सवाल है कोई सम्मिलित नहीं है तो पेडोलॉजी पेडोलॉजी ये
सवाल निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी है? उसी तरीके से कॉपर का परमाणु संख्या कितनी? 29। यह प्लेटिनम। प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितनी? 38। और HG कौन कहते हैं? मरकरी। मरकरी का परमाणु संख्या कितनी है? S। तो ये ध्यान। इस प्रकार के सवाल बीपीएससी पूछ चुका है कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है कौन है? मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व का पहला कृत्रिम जीन को खोज किया था। कृत्रिम जीन। और इन्हें वर्ष 1968 में वर्ष 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? इसका सही उत्तर होगा नेपेथेंस। इसका
ताज़ा पौधा कीटवाची और समझ लें। इसके अलावा